गुड इवनिंग साथियों, ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि हम लोग आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के आए थे। और उसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने लायक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पिछला जो हम लोग का इस सीरीज का वीडियो था, इसमें हम लोग मेन देखे थे बायोलॉजी के क्वेश्चन को, और बायोलॉजी के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 100 प्रश्न जो हम आपको डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का मेन जो भी प्रश्न बनते हैं, जो चूँकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसी चैप्टर से मेन जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो मतलब कितना अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उसको कमेंट करते रहिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है क्यूबा, ऑप्शन बी में दिया है आशा अंतरिप, ऑप्शन सी में दिया है केप टाउन, और ऑप्शन डी में दिया है डरबन। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि मेन दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। तो देखो, क्यूबा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इसको ध्यान से समझिए सब लोग। क्यूबा क्यों नहीं होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक हम आपको समझाते हैं। सब लोग ध्यान से समझिए। देखिए, क्यूबा की अगर हम आपसे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबा है ये कहाँ है। तो क्यूबा जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका के बेल्ट में है, ठीक ना। ये यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यूबा तो नहीं होगा आपका। अब देखो, उसके बाद कह रहा है कि आशा अंतरिप। तो आशा अंतरिप जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम क्या है, उत्तम आशा अंतरिप, और इसी की खोज जो है हम बताए थे कि 1488 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1488। तो 1488 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, पुर्तगाल के नाविक थे एक, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज ने मेन इस अंतरिप की खोज की थी, उत्तम आशा अंतरिप की। और यही जो उत्तम आशा अंतरिप है ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जैसे इंडिया का आपका इंदिरा पॉइंट है, उसी तरह से मेन आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, वो है आपका आशा अंतरिप। इसी को कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है उत्तम आशा अंतरिप। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला जो प्रश्न है वो आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है, इसको थोड़ा सा बाबू रुक जाओ, इसको इधर कर लेने दो, यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। चलो देखो अब क्लियर होगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, वह कहाँ का रहने वाला था। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया तो वह कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ, भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू किया गया, तो उस समय दो देश सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे, जिसमें से एक जो है आपका ये पुर्तगाल था और एक था आपका स्पेन। दो ही देश सबसे आगे चल रहे थे। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से ही होगा, तो यहाँ पर फ्रांस और इटली तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो हम बताए थे कि सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज जो कि पुर्तगाल का था, वो उत्तम आशा अंतरिप की खोज कर दिया 1488 में, ठीक ना। और 1492 की बात है, 1492 में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम क्या था, कोलंबस। तो जो मेन क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका स्पेन।
ठीक ना। कब किया था अमेरिका की खोज भाई? तो अमेरिका का खोज जो है ये 1492 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए, हालांकि अमेरिका के नामकरण अगर पूछे कि अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिगो वेस्पुसी। और अमेरिगो वेस्पुसी जो है ये कहाँ का था? ये जो है ये मेन आपका इटली का रहने वाला था, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुसी कहाँ का था? तो ये इटली का रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सब लोग, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाल में भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? तो देखो, हम आपको बताए हैं कि मध्यकाल के समय में जो है आपका भारत में अगर आगमन की बात करी जाएगी तो 1498 ईस्वी की बात है। 1498 ईस्वी में मध्यकाल में भारत में आने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? ये था आपका पुर्तगाल, ठीक ना। मध्यकाल में भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो ये था पुर्तगाल। और पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक ना। पुर्तगाल ये भी पूछ सकता है कि मध्यकाल में भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय यात्री कौन सा था? तो यूरोपीय यात्री अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देश पूछे तो हो जाएगा पुर्तगाल, और अगर पूछे आपका कि कौन यात्री आया था तो यात्री कौन सा हो जाएगा? यात्री हो जाएगा मेन आपका यहाँ पर वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, देखिए कि मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाला देश कौन सा था? तो देखो, बात वही है कि मध्यकाल में भारत आना या फिर भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना। क्योंकि देखिए, जो भी यूरोपीय देश भारत में आए तो उनका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था भारत के साथ में व्यापार संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो हम आपको अभी जस्ट पहले बताए पिछले प्रश्न में कि भारत में मध्यकाल में आने वाला पहला जो यूरोपीय देश था वो कौन सा था? वो था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने ही सबसे पहले यहाँ पर जो है व्यापारिक संबंध भारत के साथ में स्थापित किया। आपसे ये भी पूछता है कि पुर्तगाल का पहला नाविक कौन सा था जो भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका वास्को डी गामा, हम आपको बताए हैं। और ये भी प्रश्न पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पर आया था? तो आपको ध्यान देना है कि वास्को डी गामा जो है ये भारत के जो केरल राज्य है, तो वर्तमान के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर मेन ये वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पुर्तगाल होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न सब लोग देखिए, कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखो, हम अभी तुरंत आपको इससे पहले बताए हैं कि वास्को डी गामा जो है ये 1498 ईस्वी में इंडिया में आया सबसे पहले। और ये भी याद रखना है कि कहाँ आया? तो ये आया था कालीकट में। कहाँ आया था? कालीकट में आया था, ठीक ना। और उस समय ये भी पूछता है कि कालीकट का उस समय जो मेन जो शासक था उसका नाम क्या था? तो वो था जमोरिन, ठीक है। उस समय कालीकट का शासक कौन सा था? तो कालीकट का शासक था जमोरिन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है 1498 ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? देखिए वही प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ये आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि हम आपको जस्ट अभी बताए हैं कि वास्को डी गामा कालीकट में कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया है, 1498 AD, ठीक ना। 1498 AD में ये मेन आपका भारत में आया है, ठीक ना। और भारत में कहाँ? तो पहले ये कालीकट ही आया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? देखो भाई, क्या कर रहा है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम आपको बताया कि पहलका जो पुर्तगाली यात्री है, तो पहलका कौन है? वास्को डी गामा। और उसके बाद में दूसरा जो पुर्तगाली यात्री आया उसका नाम था, मेन ध्यान दीजिए, उसका नाम था कैब्राल, ठीक ना। इसको पेट्रो अल्बरेज कैब्राल इसका पूरा नाम है, ठीक ना। कैब्राल का पूरा नाम क्या है? पेट्रो अल्बरेज कैब्राल। और आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये मेन आपका 1500 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक है।
जो आपका कैब्राल है, कैब्राल भारत में कब आया है? तो ये 1500 ईस्वी में आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है 1505 ईस्वी की बात है। 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल के जो मेन जो क्राउन है, पुर्तगाल के जो राजा हैं, उनके द्वारा भारत में अपना एक प्रतिनिधि बना करके भेजा गया, और उस प्रतिनिधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायसराय, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि उस प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? अल्मीडा को, जिसका नाम पूरा क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो मेन आपको ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये भारत में पुर्तगाली वायसराय का पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। और ये कब से कब तक रहा था? तो ये 1505 से लेकर के और 1509 ईस्वी तक मेन यहाँ पे रहा था, ठीक है। इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी किए गए थे, जैसे कि आपसे पूछेगा अगर कि ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति जो है वो किसने चलाया था, किस पुर्तगाली वायसराय ने चलाया था? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये आपका अल्मीडा होगा, क्योंकि अल्मीडा के द्वारा मेन यही एक विशेष कार्य किया गया था कि इसने भारत में मेन एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके अनुसार जो है आपका जो भी हिंद महासागर का क्षेत्र है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार और अपना दबदबा बनाने के लिए ये मतलब ये सिस्टम चालू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। आपसे देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायसराय का अर्थ क्या होता है। तो वायसराय का अगर आपसे अर्थ पूछे कि वायसराय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि, ठीक है। वायसराय का अर्थ क्या होता है? राजा का प्रतिनिधि होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? देखो प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया? तो हम आपको बताए हैं कि उस समय देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कालीकट में जो स्वागत करेगा तो वो तो भाई कोई ना कोई इंडियन ही होगा। तो इसमें गेस्पर कोरिया ये नहीं होगा, विदेशी है। अल्बुकर्क ये पुर्तगाली है। जॉन अल्मेडा ये भी क्या है? ये भी पुर्तगाली है, ठीक ना। तो मेन आपको ध्यान देना है कि भारत में जो वास्को डी गामा है जब आया तो कालीकट में उसका स्वागत करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जमोरिन। ये हम आपको अभी इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताए भी हैं कि जमोरिन जो है, जमोरिन उस समय क्या था? केरल के कालीकट के क्षेत्र का राजा हुआ करता था, ठीक है। तो इसी ने मेन पुर्तगाली जो मेन आपका यात्री आया था वास्को डी गामा, तो उसका सबसे पहले स्वागत किया था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखो ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली जो शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। तो अल्मीडा जब आया तो उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। हालांकि वो जो है उतना ज़्यादा वर्चस्व भारत में पुर्तगालियों का स्थापित नहीं कर पाया था। उसके जस्ट बाद में 1509 ईस्वी की बात है। 1509 ईस्वी में एक और वायसराय आया, पुर्तगाली वायसराय, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क। तो ये जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क ने कुछ ऐसे काम किए, इसने भारत में जो है कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी जीता। जैसे गोवा पर इसने 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। यूसुफ आदिल शाह से उसने मैंने गोवा को छीना था। अब देखो इसके बाद में मलक्का का जो क्षेत्र है, जो आपका मतलब जो है उधर हिंद महासागर में स्थित है, तो मलक्का के क्षेत्र पर भी इसने अधिकार किया था। तो ये सारी चीज़ें अल्बुकर्क कर रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली जो शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। देखो अगला जो है उसको देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है अगला प्रश्न कि नीले जल की नीति का संबंध किससे था? तो देखो अभी हम जस्ट आपको इससे पहले बताए हैं कि एक एक पुर्तगाली वायसराय आया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो उसने ही यहाँ पर मेन नीले जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। तो हम क्या बोले कि पुर्तगाली वायसराय ने स्टार्ट किया था, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति का संबंध किससे था, तो ये पुर्तगालियों से था। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए सब लोग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था। तो देखो, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका नाम क्या था, इस्तादो द इंडिया। ठीक ना, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, इस्तादो द इंडिया। इसके बाद देखिए, ये आपका वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी जो है ये डच थे। ये किसकी कंपनी थी, ये डच की थी। और मेन पुर्तगालियों की कंपनी कौन थी, ये थी आपकी इस्तादो द इंडिया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस्तादो द इंडिया। वेरिंगदे ओस्ट किसका है, तो ये डच का है। रॉयल कंपनी ऑफ पुर्तगाल ये किसी का नहीं है। मर्चेंट एडवेंचरस भी किसी कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या था, ये ब्रिटेन के व्यापारियों का समूह था, जिन्होंने मेन यहाँ पर मतलब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिन व्यापारियों ने किया था, उन व्यापारियों के समूह को क्या कहा गया था, तो उन व्यापारियों के समूह को कहा गया था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। देखो बाबू, अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने समाप्त किया। तो देखिए, अगर शुरुआत का है तो शुरुआत आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है, लेकिन अगर अंत का है तो अंत क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सही आंसर क्या होगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति या फिर नीले जल की नीति को समाप्त किया था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अल्बुकर्क आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। तो देखो, अगर पूछे कि गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली वायसराय ने किया था, तो ये आपका हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक, गोवा पर अधिकार के बात किया जाएगा तो। लेकिन अगर पूछे कि गोवा को अपना राजधानी किसने बनाया, तो गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला जो पुर्तगाली वायसराय है उसका नाम क्या है, नीनो डी कुन्हा। ये जो है ये 1529 ईस्वी में यहाँ पर वायसराय बन के आया था, और आने के बाद में इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए किसने अड्डा बनाया था। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली जो है, इसमें आपको ध्यान देना है कि हुगली पे सबसे पहले अधिकार पुर्तगालियों का हुआ, और उन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहले लूटपाट भी मचाया था। और लूटपाट का अड्डा जो है, बंगाल की खाड़ी में डकैती करने के लिए अड्डा जो है ये पुर्तगालियों ने बनाया था। तो इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए, पुर्तगाली। इसमें आपको ध्यान देना है कि 1632 ईस्वी की बात है। पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में जो हुगली के क्षेत्र है, तो हुगली के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया था, जिसके कारण उस समय जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे जिनका नाम क्या था, शाहजहां, तो उन्होंने पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ा भी था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है मेन कि समुद्री डकैती, अगर पूछे कि समुद्री डकैती बंगाल की खाड़ी में कौन करते थे, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न सब लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम दुर्ग, तो देखो दुर्ग का निर्माण करना शुरू किया था ये लोग कालीकट में, लेकिन कालीकट में ये लोग के कंप्लीट नहीं हुआ। और इसमें जो ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहला जो ये लोग का दुर्ग स्थापित हुआ वो हुआ था कोचीन में। ठीक है, और ये कोचीन में कब हुआ था, तो 1503 ईस्वी में डेट भी पूछता है कि पुर्तगालियों का जो प्रथम दुर्ग स्थापित हुआ ये कहाँ पे हुआ था, कोचीन में हुआ था, और 1503 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न सब लोग देखिए, सब लोग ध्यान से। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
तो देखो क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम तौर पर जो है समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक ना। पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, ठीक ना। देखो बंगाल में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, जिनमें से आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हुगली, तो हुगली की जो फैक्ट्री है वो किसके अधिकार में थी, तो वो पुर्तगालियों के अधिकार में थी। हुगली जो है, हुगली के क्षेत्र में ही पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती को स्थापित किया था। और अभी हम आपको बताए भी हैं कि हुगली के क्षेत्र को ही इन्होंने अपने समुद्री लूटपाट का अड्डा भी बनाया था। समुद्र में लूटपाट का अड्डा भी इनका कहाँ पे था, हुगली में था, पुर्तगालियों का, ठीक है। बाकी चिंसुरा की अगर बात करें तो ये आपका जो है मेन आपका जो श्रीरामपुर है ये आपका किसका हो जाता है, ये हो जाता है डचों का, ठीक ना। ये डच के फैक्ट्री है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो देखिए अगर सती प्रथा पर रोक लगाने की बात करी जाएगी तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो अल्बुकर्क है, तो अल्बुकर्क ने ही अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाया था। साथ ही साथ अल्बुकर्क के बारे में ये भी आपको ध्यान देना है कि इसने भारतीय महिलाओं से विवाह पर भी जोर दिया था कि अगर भारत में टिक के रहना है तो आपको भारतीय महिलाएं जो हैं तो उनसे अगर आप विवाह कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाएगा और आपको कोई यहाँ से खदेड़ेगा नहीं, ठीक। तो आपसे पूछे कि अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो ये भी कौन हो जाएगा, अल्बुकर्क। और आपसे पूछे कि भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली पुरुषों के विवाह को किसने बढ़ावा दिया, तो ये भी कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्बुकर्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीय महिलाओं से विवाह पर बल दिया। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि जो अल्बुकर्क है, तो अल्बुकर्क ने ही भारतीय महिलाओं से विवाह पर बल दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखो ध्यान से समझो, इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या दे रहा है भाई, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो बिल्कुल नहीं, ये गोवा पर कब्जा जो है पुर्तगालियों ने कब किया था, तो 1510 में। तो ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है आपका प्रश्न कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया तो ये कब किए थे, 1510 में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 1499। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया है, तो 1499 में नहीं किया था, उन्होंने कब किया था, 1510 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछ रहा है। अगर सत्य पूछता तो फिर इधर वाला में से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चटगांव का बंदरगाह देख रहे हैं, तो चटगांव के बंदरगाह को ही पुर्तगालियों ने क्या कहा था, महान बंदरगाह या ग्रैंड पोर्ट कहा था, ठीक है। ग्रैंड पोर्ट अगर पूछे या फिर महान बंदरगाह पूछे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चटगांव। चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए सब लोग, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया था, ठीक है। तो देखिए अगर पूछे कि सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया, तो इसमें आपको आंसर होगा क्या, गोवा। गोवा में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पुर्तगाली। ये आपको आंसर याद रखना है कि ये प्रश्न जो आपसे पूछते रहता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक कौन है, तो ये आपके पुर्तगाली होंगे। पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को लाया था और 1556 ईस्वी में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने, सॉरी यहाँ पर बोवा दे दिया, यहाँ पर गोवा होगा बाबू, ठीक ना, गोवा, कि किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर अधिकार किया था। तो देखिए गोवा पर अधिकार करने की बात आएगी तो हम आपको बताए हैं कि अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। और गोवा को इसने किससे छीना था? तो उस समय जो यूसुफ आदिल शाह है, तो यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, शासक थे, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने ये क्षेत्र जो है, गोवा का क्षेत्र जो है वो छीना था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और ये कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में, ठीक ना। गोवा पर अल्बुकर्क ने कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से किसने खदेड़ा था? तो देखिए 1632 ईस्वी की बात है। पुर्तगालियों ने जो हुगली का क्षेत्र है, तो हुगली के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाया था। ठीक, और उस समय मुगल बादशाह जो थे उनका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में ये घटना घटी, जिसके बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए हो गया, चलिए 25 ही था। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भी प्रश्न हम आपको यहाँ पर आज बताए, तो ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। देखिए अब जो है, अब हम हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पर जो है रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। हो सकता है कि आपका एक टाइम शेड्यूल कर दिया जाए 1-2 दिन के अंदर में, जिससे कि आपको रेगुलर जो है वीडियो ऑब्जेक्टिव का आपको शाम को लगभग देख रहे हैं 7:30 बजे के लगभग में टाइम शेड्यूल करेंगे। 7:30 या फिर 7:45 तक लगभग आपका शाम को हम क्लास शेड्यूल करेंगे, जिसमें कि आपको रेगुलर जो है ऑब्जेक्टिव का इसी टाइप का जो भी प्रश्न होगा, इसका एक सेशन चलाया जाएगा, जिसमें कभी 25 प्रश्न दिए जाएंगे, कभी 50 भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। और अगर टाइम रहा हमारे पास बहुत ज़्यादा तो फिर हम आपको 100 प्रश्नों का भी यहाँ पर सीरीज चलाएंगे। मतलब मेन जो है, देखिए मेन बिहार एसआई का एग्ज़ाम आने से पहले पूरा का पूरा जो भी चीज़ है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिहार एसआई का एग्ज़ाम आने से पहले जो है आपका पूरा जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करवा देंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वो आपको पूरी तरह से एकदम जाने पहचाने लगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग आज की वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।